प्रीति की रो रोकर आंखें बुरी तरह से लाल हो गई थी और वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ठीक है बेटा, मैं अभी लाती हूँ। प्रीति के शरीर में जैसे मानो जान ही नहीं थी। भारी मन से वो थोड़े से चावल छौंक देती है और सबको खाना देती है। सभी के सामने खाना रखा था लेकिन कोई खाने को छू भी नहीं रहा था। तब बड़ी हिम्मत करके प्रीति कहती है, मम्मी जी, रिया इतने दिन हो गए हैं आप लोगों ने मम्मी जी, रिया इतने दिन हो गए हैं आप लोगों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। आज तो खाना खा ही लीजिए। बेटा, अब तो मेरा भी जीने का मन नहीं करता। क्या करूं खाना खाकर, क्या होगा पता नहीं। भगवान भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। उसे जरा भी तरस नहीं आया हमारे ऊपर। अरे क्या कसूर था मेरे प्यारे बच्चे का, इतना मेहनती और नेक दिल था। उसके परिवार में गम के बादल छाए थे, लेकिन कब तक इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रह सकते थे। अगले दिन प्रीति हिम्मत करती है और कहती है, मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है, आपको खाना खाना ही होगा और मैं आज अभी काम पर जा रही हूँ। आप चिंटू का ध्यान रखना, चिंटू भूखा है, घर में अनाज नहीं है, काम करना होगा, नहीं तो हम सबकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। सच कह रही है बेटा, कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे। अब जीवन में इतनी परीक्षाएं लिखी है तो क्या ही कर सकते हैं, जीना तो होगा ही। चल मैं भी तेरे साथ काम पर चलती हूँ। थोड़े से चावल रखे थे, प्रीति वही बनाकर सूखे चावल सबको देती है और सब जैसे तैसे मन मार के खाना खाते हैं। जब दोनों चिंटू को लेकर जाने लगती हैं तो, भाभी, चिंटू को आप घर पर रहने दीजिए, बाहर बहुत ठंड है, इसकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं चिंटू का ध्यान रखूंगी। लेकिन रिया, तुम्हें तो कॉलेज जाना है। भाभी, मैं भला आप कॉलेज कैसे जा सकती हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी आप दोनों के कंधे पर आ गई है। भैया के रहते बात अलग थी, लेकिन अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रही हूँ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मैं भी आपके साथ चलकर काम करने में आपकी मदद करती हूँ। नहीं रिया, अभी मजबूरन तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम्हारे भैया का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करो। फिलहाल हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब है, तो तुम घर पर रहो, लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। इतना कहकर प्रीति शांति के साथ वहां से चली जाती है। दोनों घाट पर जाकर कपड़े धो रही थी। अब घर की पूरी जिम्मेदारी दोनों पर आ गई थी। दोनों ठंड में कांपती हुई ठंडे पानी से नदी किनारे कपड़े धो रही थी। मम्मी जी, कपड़े धुल गए हैं और जो कपड़े सूख गए हैं मैं उन्हें देने जाती हूँ। ठीक है बेटा, मैं तब तक ये सारे कपड़े सुखा देती हूँ। शांति वहीं पर धोए हुए कपड़े सुखाने लगती है और प्रीति दूसरे कपड़े देने जाती है। तभी गांव की कुछ औरतें प्रीति को देखकर बातें बनाने लगती हैं। देख, आ गई, अपने पति को खा गई। अरे शांति के भी कर्म फूट गए, जो ऐसी बहू लेकर आई, घर में इसके कदम पड़े और घर पूरी तरह से बिखर गया। दोनों महिलाएं ऐसी खरी खोटी बातें कह रही थी। प्रीति सब सुन लेती है, लेकिन नजरें नीची करके वहां से जाने लगती हैं। तभी सरला आती है। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती, कैसी बातें करते हो। और क्यों भी शीला, क्यों रे शीला, तू अपने पुराने दिन भूल गई है। जब तूने अपने ससुराल में पहला कदम रखा था, उसके 3 दिन बाद तेरे दादी सास गुजर गई थी और उसके 2 महीने के अंदर ही तेरे ससुर का भी निधन हो गया था। तो उस हिसाब से तो तू भी डायन हुई ना। सरला की ये बात सुनकर शीला का मुंह बंद हो जाता है और पीछे शांति भी आ गई थी। उसने भी ये सब सुन लिया था। तब वो भी गुस्से में कहती है, तुम जैसी औरतों को तो मेरी बहू के बारे में बात करते हुए पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बहू से और तुमसे तो मेरी बहू लाख गुना अच्छी है। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, और थोड़ा तो भगवान से डरो। आज हमारे साथ बुरा हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। और कोई भी पत्नी अपने पति का बुरा सोच भी नहीं सकती। जो कुछ हुआ वो होनी थी, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर। बल्कि सबसे ज्यादा दुख तो उसी को हुआ है। पहले सबसे कितने खिलखिलाते हुए बात करती थी, अब वो बेचारी नजरें भी ऊपर नहीं करती, ऊपर से तुम उसे और परेशान कर रही हो। इस तरह गरीब परिवार के दिन बड़े कष्टों से गुजर रहे थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो और भी मुसीबतें थी। एक दिन नेहा प्रीति की थपकी छुपा देती है। अब देखती हूँ आज के कपड़े कैसे समय पर धो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति परेशान हो रही थी। मेरी तो आज थपकी भी गायब हो गई। पता नहीं मम्मी जी क्या हो रहा है। सच में बेटा, जिंदगी में पहले ही इतनी परेशानी है और ऊपर से और भी परेशानी आती रहती है। प्रीति और शांति जब घाट पर कपड़े धो रही थी, तब उनके पास एक और अमीर महिला आती है। मालकिन आप? हाँ प्रीति, तुम आज जल्दी मेरे कपड़े धो दो। मैं बहुत सारे कपड़े लेकर आई हूँ और इसमें से मेरी बेटी का एक बहुत महत्वपूर्ण ड्रेस है। कल मेरी बेटी का फंक्शन है और ये ड्रेस समय पर चाहिए, इसलिए तुम आज ही कपड़े धो देना, शाम को मैं लेने आऊंगी। सीमा बहुत सारे कपड़े देकर वहां से चली जाती है। मम्मी जी, हमें ये काम सबसे पहले खत्म करना होगा।
ये सब हमारे विशेष ग्राहकों में से हैं। अक्सर ये अच्छा काम करने पर अतिरिक्त पैसे देते हैं। फिर तो बेटा हम जल्दी और अच्छे से काम करेंगे। दोनों सास बहू खूब मेहनत से जल्दी से सारे कपड़े अच्छे से धोती हैं और उसके बाद वहीं पर सुखा देती हैं। चलो सारा काम तो खत्म हो गया, लेकिन इतने ठंडे पानी में कपड़े धोकर ठंड लग गई है। मैं अभी आपके लिए और अपने लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ मम्मी जी। प्रीति वहां से चाय लेने चली जाती है। शांति भी बहुत थक गई थी तो वहीं थोड़ी दूर पर एक चबूतरे पर धूप में बैठ जाती है और दीवार पर सिर रखकर सो जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर नेहा वहां से उस अमीर महिला की लड़की की महत्वपूर्ण ड्रेस लेकर वहां से अपने घर चली जाती है। अब देखती हूँ कि ये कैसे अच्छा काम कर पाएगी। हमेशा दोनों सास बहू सारे अमीर लोगों का अच्छे से काम करती है और अतिरिक्त पैसा भी कमा लेती है। हमारे पास तो एक भी अमीर ग्राहक आने ही नहीं देती। इस तरह नेहा प्रीति से चिढ़ती थी और अक्सर उसके लिए पहले छोटी मोटी परेशानी खड़ी करती थी, लेकिन इस बार घाट पर हंगामा हो जाता है। तुम क्या कहना चाहती हो कि तुमने मेरी बेटी की इतनी महत्वपूर्ण और ड्रेस खो दी है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने जानबूझकर गायब की है। नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत समय से आपका काम कर रही हूँ। मैं तो सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। आप चाहे तो आपको दूसरी ड्रेस मैं ला कर दे दूंगी। अरे तू क्या मुझे दूसरे कपड़े ला कर देगी? तुझे पता भी है कितनी महंगी ड्रेस थी। इतना तो तू कई साल भी काम कर लेगी तब भी इतने पैसे जोड़कर मुझे नहीं दे पाएगी। खरी खोटी सुनाकर सीमा वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रीति का नाम थोड़ा खराब हो जाता है और अमीर ग्राहक प्रीति को कपड़े देने से थोड़ा कतराते थे। अब नेहा उन ग्राहकों से कपड़े लेकर धोने लगती है। आज तो कुछ ज्यादा ही कपड़े धोने को मिल गए हैं। बड़ा आलस आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हम दोनों सास बहू तक तो मैं बाकी ग्राहक नहीं जाने दूंगी, खासकर अमीर तो बिल्कुल नहीं। लेकिन नेहा का मन यहाँ नहीं भरता जब वो देखती है कि इस कोशिश के बाद भी कुछ अमीर लोग अभी भी प्रीति से ही काम करवा रहे थे। पता नहीं इन अमीरों की क्या दिक्कत है, सारा काम उन्हें क्यों देते हैं। दोनों सास बहू मिलकर सारा काम खराब कर रही है मेरा। प्रीति और शांति को ज्यादा काम इसलिए मिलता था क्योंकि दोनों काम जल्दी करती थी और कपड़ों पर एक भी दाग नहीं रहता था। लेकिन नेहा बिल्कुल भी मेहनत नहीं करती थी, पर नेहा की नजरों में प्रीति बहुत ज्यादा खटक रही थी। एक दिन प्रीति काम करके घर जा रही थी, तब एक आदमी उसके पीछे आता है। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मुझे भी साथ ले लो। वो आदमी प्रीति का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। प्रीति डरते हुए आगे जाती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे चम्मक छल्लो, कहाँ जा रही हो? मैं कब से कह रहा हूँ, रुको मेरे लिए। मेरा हाथ छोड़ो। आखिर तुम कौन हो और मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो? देखो मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। अरे अरे, तुम तो गुस्सा हो गई। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों साथ में थोड़ा वक्त बिताते। अरे कोई बात नहीं, बाद में मिलने आऊंगा तुमसे। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और प्रीति बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से घर जाती है, लेकिन अगले दिन जब प्रीति घाट पर कपड़े धो रही थी तभी वहां गुस्से में कुछ गांव वाले आते हैं और प्रीति को पत्थर फेंक कर मारते हैं। अरे तू हम सब गांव वालों के साथ विश्वासघात कर रही है। हमें तेरी सारी काली करतूतें अच्छे से पता चल गई हैं। अब तू नहीं बच सकती, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे दूसरे के पतियों को गुमराह करती है। अरे तेरा पति नहीं है तो क्या अब गांव में ये सब हरकत करेगी? कल हमने देखा था उस आदमी का कैसे हाथ पकड़ रही थी। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कल वो मुझे परेशान कर रहा था, उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। देखा तो जरा कैसे शरीफ बनने का नाटक कर रही है। ऐसा नाटक करके ही ये हमारे गांव के लोगों को उल्लू बना रही है और लड़कों को फंसाती है। इसका तो मुंह काला कर देना चाहिए। सभी लोग प्रीति का मुंह काला करते हैं। प्रीति रोते हुए घर आती है और उसे इस हालत में देखकर शांति और रिया हैरान हो जाती हैं। भाभी, ये सब आपके साथ किसने किया? हाँ बहू, मुझे बता ये सब क्या हुआ? प्रीति रोते हुए सारी बात बताती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है बेटा, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, बल्कि दुनिया ही गलत है। यहाँ पर दुखियारे इंसान को और ज्यादा दुखी किया जाता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। शांति बाहर झगड़ा करने जाती है, लेकिन प्रीति उसे समझाकर रोक लेती है और अगले दिन खुद तैयार होकर काम पर जाने लगती है। भाभी, आप आज घर पर रुक जाइए। नहीं रिया, तुम्हें पता है ना, अगर मैं घर पे बैठ गई तो हमारा घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं चुप कर बैठूंगी तो सबको लगेगा कि मैं गलत हूँ। मैं किसी को खुद को नीचे दिखाने नहीं दूंगी और ना ही ऐसा करने से मेरी हिम्मत टूटेगी। मैं सबका सामना करूंगी। इस तरह प्रीति शांति के साथ घाट पर काम करने जाती है। उसकी हिम्मत देखकर नेहा को और गुस्सा आता है और इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन प्रीति के पास एक अमीर आदमी आता है। प्रीति, मेरे घर के महत्वपूर्ण कपड़े हैं, इन्हें अच्छे से धो देना और शाम तक ही घर पर लाकर दे देना।
जी बिल्कुल मालिक। कपड़े देकर वो आदमी वापस चला जाता है। प्रीति उस आदमी के कपड़े धोने लगती है, लेकिन तभी उसे उसके कोट में हीरे का हार मिलता है। हे भगवान, ये तो बहुत महंगा है, मुझे अभी जाकर इसे वापस करना होगा। अगर खो गया तो उनका बहुत नुकसान होगा। उसके बाद प्रीति उस आदमी के घर जाकर वो हार देती है। तुम सच में ईमानदार हो, तुमने फिर से साबित कर दिया। मुझे तो लगा था मैंने ये हार पता नहीं कहाँ खो दिया। कुछ दिन पहले कोट पहना था तब रखा था, लेकिन तुमने ढूंढ कर वापस ला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी ये तो मेरा फर्ज था। अब प्रीति फिर से घाट पर जाकर कपड़े धोती है और उन्हें सुखा देती है। फिर से नेहा छुपकर महंगा कोट चुराकर अपने घर में जाकर छुपा देती है। पिछली बार ड्रेस अच्छे दाम पर चली गई थी, इस बार ज्यादा महंगे दाम पर बेचूंगी। देखने में काफी महंगा लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब शाम को रजत कपड़े लेने आता है तो प्रीति को पता चलता है कि फिर से कोट खो गया है। क्या बात है, क्या परेशानी है? वो कोट कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा। तभी वहां नेहा आती है। लो जी, फिर से महंगे कपड़े चुरा लिए और अब शरीफ बन रही है कि खो गए। अरे साहब जी, इसका तो हमेशा का है, ये तो सच में इस गांव में रहने लायक भी नहीं है। इस तरह नेहा प्रीति के बारे में खरी खोटी कहती है और आसपास के लोगों को भी उकसा रही थी। वो प्रीति के बारे में बहुत कुछ गलत बोल रही थी, जिससे लोग भड़क रहे थे। मैं तो कहती हूँ इसे लात मारकर इस गांव से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, हम भी सब यही चाहते हैं। तब रजत सबका गुस्सा शांत करवाते हुए कहता है, अरे रुको, क्या तुमने प्रीति को ऐसा करते हुए देखा? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रजत की इस बात का ना तो नेहा और ना ही बाकी किसी के पास जवाब था। देखो, अगर किसी के पास कोई सबूत नहीं है तो मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रीति को बहुत समय से जानता हूँ और ये बहुत ईमानदार लड़की है। आज सुबह ही मेरे कपड़ों में गलती से हीरे का हार आ गया था और इसने तुरंत मुझे घर लाकर वापस दिया, जबकि मैं इस बारे में भूल चुका था। इतनी हिम्मत एक ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है। जब रजत प्रीति के बारे में ऐसा बताते हैं तो सबका गुस्सा शांत हो जाता है और सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तब रजत को नेहा पर शक होता है और वो उसके घर जाता है। अरे साहिब जी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हें काम देने आया था। प्रीति अक्सर कपड़े खो देती है, तो मैं हर बार इतने महंगे कपड़ों का नुकसान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा, वो तो है ही ऐसी। रजत नेहा को बातों में बहलाता है। तभी नेहा के दरवाजे पर एक आदमी आता है और हड़बड़ाकर उसे दूर ले जाकर बात करती है। पता नहीं कैसी लड़की है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी काम करने आ गई है। हाँ, लेकिन मुझे मेरे पैसे दो, मैंने अपना काम अच्छे से किया था। नेहा उस आदमी को ये सब करने के पैसे देती है और रजत पीछे छुपकर आकर सब सुन लेता है। फिर वो जल्दी घर के अंदर जाता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे अपना कोट भी मिल जाता है। फिर वो बाहर आकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करके सब सच बताता है। अरे इतनी अच्छी लड़की पर तुमने इल्जाम लगाने की कोशिश की, तुम इतना गिर जाओगी हमने नहीं सोचा था। अभी इसी वक्त गांव से निकल जाओ। इस तरह हर कोई नेहा के ऊपर टमाटर फेंकता है और ऐसा कहता है, लेकिन तभी प्रीति आकर सबको मनाती है। कोई बात नहीं, आप सब शांत हो जाइए। इंसान से गलती हो जाती है, हमें उसे सुधरने का मौका दे देना चाहिए। प्रीति की इतनी अच्छाई देखकर सभी बहुत हैरान थे, खासकर नेहा भी। तब नेहा उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो प्रीति, मुझे तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहिए था। इतना गलत करने के बाद भी तुमने मेरी मदद की। मैं आज के बाद कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। उसके बाद रजत भी प्रीति से कहता है, तुम सच में बहुत अच्छी और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन के काम का मैनेजर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगी? तनख्वाह अच्छी मिलेगी। प्रीति को इतना अच्छा प्रस्ताव मिलता है कि वो मना नहीं कर पाती और अगले दिन से वो रजत के यहाँ कपड़ों के बिजनेस के काम को अच्छे से संभालती है। इस तरह गरीब धोबिन सास बहू की जिंदगी बदल जाती है। अब उन दोनों को सर्दी में घाट पर कपड़े नहीं धोने पड़ते। समय गुजरता है और कई बार प्रीति से मिलने एक नन्ही लड़की आती थी। माँ, आप आ गई? हाँ बेटा, मैं आ गई। अब तुम जल्दी से बैठकर खाना खा लो। प्रीति पिंकी को बड़े प्यार से अपने हाथ से खाना खिलाती है और उसके बाद पिंकी की दाई माँ आकर उसे ले जाती है। तभी वहां रजत आता है। जब से तुम आई हो पिंकी बहुत खुश रहने लगी है। वो तुम्हें माँ कहती है और फिर भी तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसे बचपन से माँ का प्यार कभी नहीं मिला। उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी, लेकिन उसे तुम्हारे अंदर अपनी माँ नजर आती है। इसलिए मैं पिंकी को कुछ नहीं कहती। वो अभी बच्ची है और नादान है, उसे माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। कोई बात नहीं, कुछ समय तक मैं उसका ध्यान रख सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह रजत की जिंदगी में भी उसकी एक छोटी बेटी थी।
प्रीति के आने के बाद रजत और उसकी बेटी की जिंदगी थोड़ी आसान हो गई थी। कुछ महीने काम करने के बाद दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और दोनों मिलकर अपने दोनों बच्चे का अच्छे से ध्यान रख रहे थे। तब एक दिन आखिरकार रजत अपने दिल की बात कहता है। प्रीति, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रीति हैरान हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जैसे सब करते हैं। देखो प्रीति, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रभावित हूँ। तुम बहुत अच्छी और ईमानदार हो। पिंकी भी तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं भी चिंटू से बहुत प्यार करता हूँ। तो हमारा अधूरा परिवार अगर एक हो जाए तो हमारी फैमिली पूरी हो सकती है। प्रीति भी रजत को बहुत पसंद करती थी। लेकिन मैं अपनी मम्मी जी और अपनी ननद रिया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरे ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। अभी रिया सिर्फ कॉलेज में है। माफ करना अगर मैं ज्यादा मांग रही हूँ, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर जीवन में आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? जो परिवार तुम्हारा है वो मेरा भी परिवार है और शादी के बाद वो भी हमारे साथ ही रहेंगे। रजत का जवाब सुनकर प्रीति खुश हो जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। रजत से शादी के बाद प्रीति और उसके परिवार की जिंदगी बदल जाती है और रजत की आधी अधूरी जिंदगी भी रंगीन हो जाती है।